नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। केरल की एक साधारण सी महिला जो आज पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की गई। देखिए, ये केरल की एक सम्मान, एक आम सी महिला बिहार आती हैं। उसके बाद जिस बिहार में हम रहते हैं उस बिहार को लोग कई धारणाओं से देखते हैं। बात करें तो वेशभूषे पर, पहनावे पर, खाने पीने पर और बोलने पर बाहर के लोग बिहार को उस नज़रिए से देखते हैं। वहाँ एक धारणा ये भी बन जाती है कि बिहार में जातिवाद बहुत है। अब यहाँ पर जो दलित वर्ग की बच्चियाँ आती हैं उनको उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी, उन्हें जो शिक्षा चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। लेकिन सुधा वर्गीस जी ने ये कर दिखाया और उन दलित यानी कि छोटे जो जाति के बच्चियाँ आती हैं उन बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने काम किया और उन्होंने वो जर्नी साइकिल से स्टार्ट किया। अब सोचिए कि एक साधारण और आम सी महिला के लिए अकेले बिहार में सफ़र करना कितना मुश्किल हुआ होगा और ये बिहार का टॉप अनुसूचित स्कूल भी बन गया। 2006 में उच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजी गई पद्मश्री जी। देखिए, ऐसे ही एक साधारण सी साइकिल से अपनी जर्नी की शुरुआत करती हैं और यही साधारण सा साइकिल है जो आज तक वो चलाती हैं और अपने आसपास क्षेत्र का भ्रमण करती है कि हमारे आसपास में क्या परेशानी है और बच्चियों के बीच में इसी साइकिल से वो भ्रमण करती है। देखिए, एक साधारण से साइकिल पर एक साधारण सी महिला आज जो है देश भर में अपना नाम बना चुकी है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजी गई हैं। जी हाँ, वो साधारण सी महिला केरल की है और बिहार में अपना आकर नाम बनाई है। अब उनसे जानते हैं कि बिहार राज्य ही उन्होंने क्यों चुना और इतना उच्च विचार जो पिछड़े जाति की बच्चियों को शिक्षा देना, जहाँ तक लोग उन्हें हीन भावना से देखते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पढ़ने के लायक नहीं समझते हैं, आज उनमें पद्मश्री सुधा वर्गीस जी ने आखिर क्या देखा कि उनके लिए इतना बड़ा कदम उठाया। सारी बच्चियां हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर जाकर नियुक्त हो चुकी हैं और पढ़ रही हैं। देखिए, कभी हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पर आए हुए हैं और 8 बजे बच्चियों का जो है सुबह का नाश्ता चल रहा है और सुबह का नाश्ते में क्या मिला है बाबू? सुबह के नाश्ते में उपमा, उपमा, चना और दूध। देखिए, सुबह के नाश्ते में यहाँ पर बच्चियों का हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है। उन्हें कराटे सिखाए जाते हैं, कुंफू सिखाए जाते हैं और देखिए यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं अभी इन लोगों का सुबह का नाश्ता चल रहा है और उपमा, चना और पद्मश्री सुधा वर्गीस जी मौजूद है। और सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपना इतना कीमती समय बिहार जंक्शन को दिया। ओके, थैंक यू। हाँ मैम, आप केरल से हैं और बिहार में आकर आपने नाम बनाया। जो जिन जाति से लोग घृणा कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, आप उन जाति को ऊपर उठाई। आखिर बिहार ही आपने क्यों चुना? एक पॉइंट आपने कहा कि मैं बिहार में आकर के नाम बनाया। सही में नाम बनाना कोई मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। मैं बिहार आना चाहते थे और मैं बिहार आई और यदि मैं बिहार में आई हूँ तब तो मेरा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कदम और बहुत सारे मेरे लिए चांसेस था, लेकिन वो सारा छोड़ करके मैं बिहार आई हूँ। एक मकसद से मैं आई हूँ। मैं बिहार इसलिए आई हूँ, बिहार के बारे में, बिहार की गरीबी के बारे में, बिहार के गरीब के बारे में मैंने जो सुना जब मैं 16 साल की थी, स्कूल में पढ़ रही थी, वो मुझे इतना एक ज़बरदस्त प्रभाव मुझ में डाला और वो प्रभाव के चलते मैं बिहार आई हूँ। मैं बिहार में अपना ज़िंदगी को भी मैं सार्थक बनाना चाहते थे और इधर के गरीब के लिए मैं कुछ करना चाहते थे। तो मैं इधर बिहार में कुछ साल मैं मेरी आँख खोल के रखा, कान खोल के रखा और खोजे है कौन है बिहार में सबसे ज़रूरतमंद। और अंत में मेरा खोज के अंत में मुझे पता चला मैं कि हमारे मुसहर जाति ही सबसे ज़रूरतमंद है और उनके साथ में मेरा जीवन बिताना चाहते हैं। मेरा जो कुछ है वो इन लोगों के लिए है। तो वही
मैम आप केरल की हैं, बिहार में जब आई तो यहाँ का भाषा, यहाँ का रहन सहन सब वहाँ से अलग होगा, तो फिर आपके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा यहाँ पर अपने आप को इन्वॉल्व करना? और शुरू में तो ये तो बहुत मुश्किल था। मैं नहीं जानती थी बिहार कहाँ है, बिहार कैसे है, बिहार में क्या इंतज़ार मुझे करना पड़ेगा। लेकिन हम आए तो मैं देखा ही तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल वाली बात है जी। लेकिन जो कदम मैं आगे रखे है मैं उसको पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए हर मुसीबत को मैं चुना, देखा और उसको परखे, और कभी कभी उसका जो क्या बोले रिज़ल्ट जो था बहुत ही ख़तरनाक था, लेकिन हम छोड़े नहीं हैं। हम हर सवाल जो उठे मेरे मन में, तुम आगे जाएगी या पीछे जाएंगी, मैं बोला एक बार हम आगे जाने के लिए कदम उठाए हैं तो पीछे जाने वाली बात नहीं है। तो मेरे लिए इधर की भाषा, इधर का खान पान और इधर के लोगों का जीवन तरीका, और फिर इधर का जो जैसे टोला टोला में बहुत परिवार एक साथ रहना, ये सब हमारे उधर होता नहीं है। हमारे उधर का जीवन शैली बहुत अलग है। मुझे हिंदी सीखना था, इंग्लिश सीखना था। मैं तो मैट्रिक करके इधर आई हूँ, तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, लेकिन हम उससे भागे नहीं है। कड़ी मेहनत करके इंग्लिश हिंदी दोनों बोलना सीखे। तो जो हिंदी आता था उसको लेकर के गांव में गया तो उधर महिलाएं मेरी हिंदी समझते नहीं है, उन लोगों को दिक्कत है, वो लोग कुछ अलग बोल रहा है, कौन ची बोल के। तो मैं सोचा कि अभी सीखने के लिए कहीं बाहर जाओ, सीखो, 2 महीना उधर रहो, सीखो, सब नहीं होगा। तो मैंने महिलाओं के बीच में अच्छा से ध्यान देना शुरू किया, और वो लोग जो बोलते हैं उसको हम सीखने का कोशिश किया। और कभी कभी मैं उन लोगों से पूछते थे क्या बोले हैं, एक बार बोलिए। वैसे उनसे हम सीखे हैं मगही। अभी मैं मगही अच्छी तरह बोल सकती हूँ और वे लोग हमको समझते हैं। तो ज़रूर मैं इतना साल बिताए हैं तो ये तो हमको सीखना ही था। अब हाँ, 50 साल पहले आप बिहार आई, उसके बाद बिहार की ही बन के रह गई। इसमें आपके फैमिली का, आपके परिवारजन का कितना समर्थन रहा आपका? वो शुरू में मेरी मैया इसके खिलाफ़ थी। अच्छा। बोला कि तुम क्यों गांव में जाके रहती है, और गांव में जाके रहने से मैया को पता नहीं था हमको खाने के लिए मिलता है या माने कोई हमको कुछ मतलब परेशान करेंगे क्या है, क्यों तुम जाते हैं उधर रहने के लिए। मैया के मन में बहुत सवाल थे। तो मैया ने क्या किया, मेरा भाई को भेजा बिहार में। अच्छा। जहाँ हम थे, बोले तुम जाके देखो वो सुरक्षित है कि नहीं तो उसको साथ में लेके आना। तो मेरे भाई आए, देखे, और वो देखे कि हम लोगों के बीच में हैं, लोगों के साथ मेरा अच्छा तालमेल हो गया। तो मेरा भाई मैया को घर पे जाके समझाए कि तुम उनके बारे में सोचो मत, माने तुमको कोई फिक्र नहीं रखना, तुम निफिक्र रहो इधर। नहीं तो मेरे मैया का तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था मेरी चिंता से, उसका बीपी बढ़ गया, ये है वो है। तो मेरा भाई उनको समझाए और उसके बाद माँ ठीक थी। लेकिन मेरे पिताजी हमको बहुत समर्थन देते थे शुरू से। पिताजी कभी बिहार देखे नहीं हैं, कभी इधर आए नहीं हैं, लेकिन पिताजी को मुझ पर इतना विश्वास था कि हम जो कुछ चुनेंगे वो सही चुनेंगे, हम जो कुछ करने के लिए निकले हैं वो सही करेंगे। उतना विश्वास मेरे पिताजी को था मुझे। ये तो एक बहुत ही मेरे लिए बहुत सांत्वना देती है। कारण जो मुसहर जाति जिनके पास एक पैर रखने के लिए जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, आज मेरा करीब 5000 महिलाएं, मुसहर महिलाएं लीज में ज़मीन दे करके खेती कर रहे हैं। तो उनके बीच से वो जो बच्चे हमेशा भूखे रहते थे, भूखमरी में परिवार रहते थे, ख़ास रूप से मेरा मैंने आँख से आंसू निकलते थे जब ये कोविड के समय में वे लोग हमको कॉल करके बोलते थे दीदी कुछ खाने के लिए है तो ले आइए ना, हम लोग एकदम भूखे हैं। तो अभी ये 5000 परिवार जो खेती करते हैं,
उनके बीच में वो उस तरह का भूखमरी नहीं है, खाने के लिए तरसते नहीं है, और वो अभी अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में सोच रहा है। वो लोगों ने क्या किया, उनके बच्चे जो सरकारी स्कूल जाते थे उस सब बच्चे को सरकारी स्कूल से नाम कटवा करके प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। कहा है सरकारी स्कूल में पढ़ाई हुआ है ना, पढ़ाई ना हुआ है तो हमनी का बच्चा अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। यदि हम ये सबका शिक्षा ना दें, शिक्षित ना करम, तब हमने का भविष्य कौन सी है। हमको सवाल करके पूछ रहे, जो सवाल मैं उन लोगों को पूछते थे वो अभी हमसे पूछ रहे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फुलवारी ये सब ब्लॉक्स में मेरी महिलाएं हैं जो खेती कर रहे हैं। ज़मीन तुमसे लिया लीज में 15,000 रुपया 1 बीघा का लीज मनी है, इस साल बढ़ा करके 20,000 कर दिया। तब पर भी मेरी महिलाएं जिसको एक बीघा लेने का ताकत है वो 1 बीघा लेंगे, कोई 10 कट्ठा लेंगे, कोई 8 कट्ठा लेंगे, लेकिन खेती कर रहे हैं। जी। तो मैम आपको ये लगता है कि अगर कोई महिला या कोई भी इंसान अगर चाह जाए कुछ करने के लिए तो वो अपने जीवन में वो चीज़ कर सकता है? बिल्कुल। जगह, देश, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं ना। मैंने आपको डर छोड़ देना, लाज शर्म छोड़ देना, आपको ये पक्का विश्वास में आपको उतरना है कि मैं कम नहीं है, मैं महिला हूँ लेकिन मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो कुछ हम करना चाहते हैं तो हमको कौन रोक सकते हैं जी। हम किसी से डरते नहीं है, कारण हम गलत में हैं तब हमको डरना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं लोगों के साथ लोगों को लेके आगे जाने के लिए, इसलिए हमको कोई डर नहीं है। हमको जहाँ हम देखते हैं कोई चीज़ ठीक से नहीं चल रहा है, मैं उधर जाके बात भी करेंगे। कोई मंत्री रहे, सचिव रहे, कोई भी रहे, जो सच्चाई है, वास्तविकता है, उसको बोल करके हमारे लोगों के लिए हम बात करेंगे। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से हमको किसी से कुछ मांगना नहीं है। जब आप बिहार आई थी तो आप अकेली थी, आपको कभी डर लगा था जब आपने अपना जर्नी शुरू किया था किसी चीज़ से? ज़रूर हमको डर लगते थे जब लोग हमको धमकी देते थे, क्योंकि हमको मारने के लिए वे लोग तैयार हो गया था। अच्छा, ये किस वजह से? क्योंकि मैं मुसहर जाति बार उनको लेकर के गया रेप केस रजिस्टर करने के लिए। अच्छा। बिहार के मुसहर महिलाओं को मैंने समझाया, सिखाया कि रेप एक क्राइम है, अपराध है जी। वो लोग कभी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार नहीं थे, बोले वो बड्डी मार मारता है दीदी, हम नहीं जाएंगे। एक रेप के बाद तीसरा दिन मैं 3 महिलाओं को खींच करके समझा करके ले गए, बच्ची को भी ले करके केस रजिस्टर करने के लिए। तो पुलिस ने कहा इतने गंदी कपड़ा पहनी हुई औरत बच्ची के साथ कोई रेप करेगा, ऐसे तुम लिख करके दे दो उनको, तुम केस नहीं लेंगे क्योंकि वो बच्ची गंदा कपड़ा पहनी हुई है, तुम लिख करके हमको दे दो, नहीं तो हम हटेंगे नहीं, केस लेना ही पड़ेगा। अंत में वो केस लिया। तो इसलिए हमको दिक्कत धमकी ये हुआ क्योंकि इनके आने के बाद ही केस करना शुरू किया, नहीं तो मुझसे लोग केस करते हैं ना। सब यही बोले तो इसको हटाएंगे इधर से, इसको किडनैप करके कहीं लेके भागो, नहीं तो मार के फेंक दो। बहुत मेरे लिए दिक्कत था। लेकिन हम एक बार मैं डीएम साहब के पास गया और बोला हमको कुछ सुरक्षा चाहिए। तब डीएम ने कहा आपकी सुरक्षा कौन करेगा जी, आप तो साइकिल लेके निकलती है, किसी को पता चलता है आप कहाँ हैं जी, तो हम आपको सुरक्षा का गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन वो कुछ काम किया, कदम उठाए, पुलिस थाना को जिम्मेवारी दिया और बॉन्ड लिखवाए जो हमको धमकी दे रहे थे, तो इसलिए मेरा सुरक्षा का इंतजाम वो किए हैं। लोगों के लिए तुमको करना है, तुम आगे पीछे दाएं बाएं सोचते नहीं है, तुम सोचते इनको कैसे मैनेज करे ताकि इन लोगों के ऊपर कुछ ना हो। जी। आप जब बिहार आई थी तो आपने बताया कि आपके पापा को आप पर गर्व था, आपके फादर को गर्व था। उसके बाद जब आपने पद्मश्री अवार्ड लिया तो उसके बाद वो अवार्ड देखकर उनका विश्वास जो है और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि नहीं मेरी बेटी ने सही कदम उठाया। उस समय आपके फादर का क्या रिएक्शन था? उस समय मेरे पिताजी गुजर गए थे, इसलिए उनका, लेकिन मेरी माँ थी। लेकिन माँ बहुत कुछ उस समय उनका क्या बोले सोचने की शक्ति थोड़ा सा कम हो गए थे, उम्र भी हुआ था इसलिए। लेकिन माँ हमसे पूछा
तुम्हारा नाम बार बार वो लोग क्यों बोल रहे थे, बुला रहे थे? क्योंकि एक फंक्शन में मैया को हम ले गए थे। अच्छा। तब मैया सिर्फ मेरा नाम सुना कि बार बार वे लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे थे, ऐसे तब मैया को मैं समझाई। या कितना सार्थक रहा आपका बिहार में आकर 50 साल देना, उसके बाद इन लोगों को एक पहचान देना, इन लोगों के लिए लड़ना, कितना सार्थक रहा? देखिए, यदि मैं केरल नहीं छोड़े तब मेरा ज़िंदगी का सफ़र कुछ अलग रहते। हम बिहार आए और बिहार भी आकर के हम कोई बड़े स्कूल में जाके एक टीचर बने तो मेरा ज़िंदगी का सफ़र कुछ अलग रहते। लेकिन मैं जो काम करने के लिए घर से तय करके, मेरा समझे मैं एक किशोरी थी उस समय, जी जी, उस अवस्था में हम निकले और इधर आ कर के हमको कोई, सही में मेरा कोई नहीं था हमको सिखाने वाले। हमको जो सिखाए हैं वही हमारी महिलाएं सिखाई, परिस्थितियाँ सिखाई और ये मुसहर जाति हमको अपनाए। मैं 21 साल जमसौद मुसहरी में उन्हीं का एक झोपड़ी या घर जो भी बोले उसी में हम रहे हैं। कितने साल रही हैं आप? 21 साल। 21 साल रही हैं? हाँ। तो ये मेरा एक लंबा कॉलेज स्टडी था। वे लोग हमको अपनाया और हमारे ऊपर सुरक्षा वे लोग देखा। जब कभी हम रात हो करके साइकिल ठेल ठेल करके आएंगे, एक दो दादी लोग हमको डांटते थे, तो हम कहली कि तू इतने देरी करके मत आओ, लेकिन देखो तो तू बातें नहीं समझते हैं, तोरे दिए बड़ी लोग बात करते हैं, खेत में ये लोग सुनते हैं, ये लोग क्या प्लान बनाते हैं, इसको पकड़ने आसान है, अकेले साइकिल से जाती है तो इस समय उसको पकड़ सकते हैं। तो मेरा ज़िंदगी में इन लोगों के साथ काम करना, किस तरह से काम करना, इनका क्या क्या समस्याएं हैं, क्या संघर्ष से ये लोग जूझ रहे हैं, सारा चीज़ सब समाज के साथ रह कर के सीखे हैं। फिर मेरा ये 2 हॉस्टल है, एक इधर है 152 बच्चे बच्चियाँ हैं इधर, फिर गया में मेरा 100 बच्चियाँ हैं। 2 हॉस्टल हम चलाते हैं और उनके माँ बाप से मेरा संपर्क होता है। और ये 5000 महिलाएं हैं जो खेती करते हैं। मेरा मुसहर समाज में हर तरह के, जैसे छोटे जो आंगनवाड़ी लायक बच्चे हैं उसको मैं आनंद शिक्षा केंद्र का के एक नया सेंटर बना के पढ़ाते हैं, क्योंकि आंगनवाड़ी में इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, छुआछूत अभी भी चलता है, समझिए ना। तो वो 4 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के दादी दादा के साथ मेरा संपर्क है। ये दादा दादा को खाने के लिए माँ बेटा बेटी देते नहीं है या उनके पास है ये नहीं, उनका अपना परिवार है। तो हम एक संस्था हेल्प पेज, उसके मदद से इन लोगों को राशन देते हैं और हेल्थ कैंप है, उनको जांच कराना, दवा दारू देना और ठंडा के मौसम में उसको कंबल देना, जो ज़रूरत है वो भी हम संभालते हैं। मेरे पास 500 से ज़्यादा नवयुवक है। हर तरह के, ये मेरा समाज है। हमको वो चाहे तुम उसको मुसहर कहो, मने मूस खाते हैं कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये मेरा समाज है। मैम, आपका नाम पूरे बिहार में साइकिल दीदी के नाम से फेमस है, साइकिल दीदी के नाम से लोग जानते हैं। ये जर्नी कैसा रहा, मतलब क्यों जानते हैं आपको साइकिल दीदी के नाम से? क्योंकि मैं साइकिल चलाती थी, आज भी चलाती हूँ नज़दीक एरिया में। काफ़ी कठिनाई होती थी, इस वजह से लोग साइकिल दीदी बोलना शुरू कर दिए? नहीं, नाम लेने में कठिनाई की बात नहीं, सुधा दीदी बहुत आराम से सबको ही बोलते हैं। बात ये हुआ, मैं जमसौद में रहती थी, वही गांव में, तो उस समय मैं साइकिल नहीं चलाती थी शुरू में। तो हम जैसे सवेरे बच्चे सब स्कूल जाने के बाद मैं अलग अलग गांव में जाते थे महिलाओं के साथ बात करने के लिए। ख़ास करके जब उन लोगों को खेत में कोई काम नहीं है तो हम उन लोगों के साथ काफ़ी समय बिताते थे, जागरूकता के बारे में बात करते थे, गाना सिखाते थे, बहुत सारा काम है महिलाओं के बीच में जाएगा तो है ये है। तो हमको कभी कभी काफ़ी दूर पैदल चलना था वो गाँव पहुंचने के लिए। कभी हम खेत आरी से नहीं जाते थे, खेत काट के बीच से काट के जाते थे। कुछ भी हो तो बहुत धूप में हम उधर पहुंचेंगे और बैठेंगे महिलाओं के बीच में
और शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे तो हमको नींद आती थी थकावट से, तो हमको थोड़ा सा ख़राब लगता था। हम इन सबको बुला करके बैठे हैं और हमको खुद नींद आ रही है, तो पैदल चलेंगे धूप में तब तो कुछ ऐसा होता है। तब हम सोचे अरे हमको बहुत साल पहले हम साइकिल सीखे थे, शायद साइकिल मिलेगा तो फिर से साइकिल चला सकते हैं। तो मैं साइकिल खोजे और एक पुराना साइकिल मिला हमको, तो वो लेकर के हम थोड़ा मैंने बगल बगल के रास्ता से चला के देखा, तो मेरा साइकिल चलाने वाली स्किल अभी भी थी, याद आई, पैर अच्छा से चलने लगा। तो मैं साइकिल चलाना शुरू किया। फिर मेन रोड से जाने में हम सोचे अरे ये ट्रक सब ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे तो नहीं, हम बगल बगल से जाएंगे। तो वैसे आराम से मैं साइकिल चलाना शुरू किया। मैं पैदल काटना छोड़ ही दिया। तो वही हम साइकिल फिर से मेरा जर्नी में सफ़र में पूरा जो जर्नी है साइकिल से शुरू की और अभी तक आप साइकिल चलाती हैं, या साइकिल कहीं ना कहीं इमोशन जुड़ा हुआ है साइकिल से। हाँ, अभी चलाती है शॉर्ट डिस्टेंस में। हाँ। लंबा समय दूरी में नहीं जाती हूँ। हाँ। तो एक दिन हम साइकिल चला के हम 60 किलोमीटर साइकिल चलाती थी एक दिन में। हाँ, तो कभी इधर से फुलवारी जाना है तो अकेला रास्ता मिलता है कहीं कहीं। हाँ, तो एक बार हमको थोड़ा डर लगते थे, लेकिन हम एक चीज़ मैं डर कभी नहीं दिखाए है ना। तो हम जा रहे थे तो कुछ दूर में लड़के लोग क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट या कुछ फुटबॉल कुछ भी। तो वो लोग हमको देखे दूर से, तो एक गाना शुरू किया, देखा है पहली बार बोल के। तो हम साइकिल रोक दिया और हम उन लोगों की तरफ देखे, थोड़ा दूर था, हम पहचानते नहीं थे। तो मैं गाए देखेंगे बारंबार, तो वो लोग थोड़ा सा लजा गया और फिर वे लोग खेलना शुरू किया। मैं अपना साइकिल लेकर के चले गए।